हेलो एनिमे फैंस। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम देखने वाले सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 40, 41 और 42 को। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जिन्वू 100 फ्लोर पे पहुंच चुका है और वहां पर उसकी लड़ाई डीमन ऑफ मोनार्च के साथ होती है, जहां पर बैरन उसे अपने एक ही मूव से नीचे पटक देता है और अपने मुंह में लाइटनिंग लोड करके उसके ऊपर लॉन्च करने लगता है, जिसपे कि जिन्वू उसे डॉज करता हुआ भाग रहा होता है और मनी मन सोच रहा होता है ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, साथ ही में इसकी स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा देर तक इससे बच पाऊंगा। लेकिन वहीं पर एंट्री होती है टस्क की, जो कि उस मैजिक बॉल की मदद से उस बैरन के ऊपर अपना फायर अटैक करता है। मगर यहाँ पे टस्क के पास वो क्रिस्टल होता है, जिसकी मदद से उसकी फायर पावर डबल हो चुकी होती है। और यहाँ पर अपने मुंह से वो कैनन छोड़ता हुआ बैरन की इलेक्ट्रिसिटी को पीछे की तरफ धकेलता हुआ उसके ड्रैगन पे अटैक करता है, जिससे कि बैरन सीधा नीचे आकर गिरता है। और यहाँ पे टस्क की इस तरह की परफॉर्मेंस को देखकर जिन्बू भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है, मैंने टस्क को क्रिस्टल देकर बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करा है और अब मैं बाहर जाकर तो उसे बिल्कुल ही नहीं बेचूंगा, मैं उसे टस्क के पास ही रहने दूंगा, वो इसका बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करता है। और वहीं पे बैरन भी अपने पैरों पे दोबारा वापस से खड़ा हो जाता है। और साथ ही में जिन्वू यहाँ पर अपने शैडो सोल्जर को भी देख रहा होता है, जो कि यहाँ पे डीमन के सामने बहुत कमजोर लग रहे होते हैं। डीमन उन्हें बड़ी आसानी से मार रहे होते हैं। जिन्वू यहाँ पे सोच रहा है इन्हें बार बार रीजनरेट करने की वजह से मेरा माना बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है। बाकी शैडो सोल्जर के लिए तो मेरे को इतनी माना की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब मेरे जनरल, इग्रिस, टैंक और आयरन को रीजनरेट करना पड़ता है तो यहाँ पर मेरी बहुत ज्यादा माना खर्च हो जाती है। और यहाँ पे मैं क्योंकि बैरन के साथ लड़ाई कर रहा हूँ तो मैं अपनी माना को अभी रिफ्रेश नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पर इग्रिस और टैंक बैरन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जिसपे कि बैरन इग्रिस की स्वॉर्ड को पकड़ के अपने मुंह से लाइटनिंग निकालता है और उसको बड़ी ही आसानी से मार देता है। अभी जिन्हों यहाँ पर अपनी पूरी स्पीड के साथ अपने डैगर से बैरन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, वो अपनी वाइटल एबिलिटी को एक्टिवेट कर लेता है और जैसे ही उस पर अटैक करने के लिए जाता है, मगर बैरन उसे अपनी बड़ी सी तलवार से बड़ी आसानी से रोक लेता है। यहाँ पर ये सब कुछ देख के जिन्वू बहुत ही बुरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो मनी मन सोच रहा होता है ये कैसा मॉन्स्टर है जिसने मेरे वाइटल अटैक को भी इतनी आसानी से डॉज कर लिया। तभी वहाँ पे बैरन अपने हाथों से जिन्वी को मुंडी को पकड़ के उसको ऊपर उठाते हुए अपने तलवार से अटैक करने के लिए जाता है। तभी यहाँ पर शैडो में से निकलता है इग्रिस और वो अपनी तलवार से बैरन के अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। और इसका फायदा उठाते हुए जिन्वू भी बैरन की छाती में अपना डैगर घुसा देता है और अपनी ब्लड लस्ट एबिलिटी को एक्टिवेट कर देता है। और इसका फायदा उठाते हुए इग्रिस भी अपने हाथ से बैरन के हाथ पे अटैक करता है। और यहाँ पे इग्रिस के अटैक की वजह से वहाँ पे बैरन के हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है, जिसकी वजह से बैरन बहुत ही बुरी तरीके से बौखला जाता है और अपनी पूरी पावर को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी निकलने लगती है और जिन्वू वहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से पीछे हो जाता है। और तभी वहाँ पे बैरन अपने मैजिक की मदद से अपने दोनों हाथों में एक सॉर्ड क्रिएट कर लेता है और यहाँ पे जिन्वू भी अपने दूसरे डैगर को निकाल लेता है इन्वेंट्री में से। और तभी वहाँ पर दोनों फुल स्पीड के साथ एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। कभी जिन्वू उस पर अटैक करता है तो बैरन डॉज करता है, कभी बैरन अटैक करता है और जिन्वू डॉज करता है। वो दोनों यहाँ पर बहुत ही स्पीड के साथ एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। और क्योंकि जिन्वू उसके बहुत ज्यादा नजदीक होता है, तभी बैरन इसका मौका फायदा उठाते हुए अपने मुंह में इलेक्ट्रिसिटी लोड करने लगता है। और जैसे ही वो इलेक्ट्रिसिटी उसके ऊपर फेंकने लगता है, जिन्वू बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है और मन ही मन सोच रहा होता है अगर इसने इतने पास से मेरे ऊपर लॉन्च करा तो मेरे तो बचने का कोई चांस ही नहीं है। जिसपे कि बैरन इलेक्ट्रिसिटी लॉन्च कर देता है और जिन्वू अपने डैगर को आगे करता है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट तो हो जाती है, लेकिन जिन्वू के दोनों डैगर उसके हाथ से निकल जाते हैं। इसका फायदा उठाते हुए बैरन उस पर अटैक करता है, मगर जिन्वू अपने दोनों हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है, क्योंकि यहाँ पे जिन्वू की भी तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसका लेवल अब बहुत ज्यादा हो गया होता है। और फिर से बैरन अपने मुंह में इलेक्ट्रिसिटी लोड करने लगता है और जिन्वू पे लॉन्च करने ही वाला होता है। और उसके इलेक्ट्रिसिटी फेंकने से पहले ही एजल वहां पर उसे अपने भाले से अटैक करती है, जिसकी वजह से कि उसका ध्यान उसकी तरफ चले जाता है। जिसका मौके का फायदा उठाते हुए जिन्वू अपने हाथ पे अपने डोमिनेटर टच की एबिलिटी को एक्टिवेट करके उसके दोनों हाथों को ही उखाड़ देता है। यहाँ पे तो बैरन की हवा भी गुल हो गई होती है सब देख के। तभी वहां पर जिन्वू अपने मुक्के से उसके ऊपर पंच करता है और क्योंकि उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और डोमिनेटर टच भी उसने एक्टिवेट कर रखा होता है, जिसकी वजह से कि बैरन की मुंडी उसकी धड़ से निकल जाती है और उसके ऊपर विंडो ओपन होती है कि उसने डीमन ऑफ मोनार्च बैरन को मार दिया है। तो यहाँ पे डीमन ऑफ मोनार्च के मरते ही जिन्वू के सारे गेस्ट भी पूरे हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिन्वू ही नीचे बैठ जाता है और एजल से कहता है जाकर अपने डैड को बताओ कि तुम्हारा रेडिस क्लैन अब सबसे ऊपर होगा। जिसपे कि एजल बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है मेरे क्लैन का नाम रेड ही है। साथ ही में यहाँ पे बाकी के शैडोज ने भी बाकी सारे डीमंस को मार दिया होता है और यहाँ पे जिन्वू का लेवल 97 तक पहुंच चुका होता है। वहीं जिन्वू जहाँ रेस्ट कर रहा होता है, उसके सारे शैडोज वहां से सारे माना क्रिस्टल्स और बाकी के लूट को इकट्ठा कर रहे होते हैं और जिन्वू को वहां पर उसके सारे रिवॉर्ड्स भी मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जिन्वू को बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और आइटम के रूप में वहां पे उसे डीमन ऑफ मेनार्च बैरन की एक रिंग मिलती है, जिसकी वजह से उसका सेट कंप्लीट हो चुका होता है और अब वो हॉली वाटर ऑफ लाइफ को क्रिएट कर सकता है और अपनी मॉम को ठीक भी कर सकता है।
जिन्हों यहाँ पर अपने तीनों आइटम्स को बाहर निकाल लेता है, जिसमें से कि एक आयरॉनिक ऑफ फॉरेस्ट होता है, दूसरा वुड होता है और तीसरा यहाँ पर उसका प्यूरिफाइंग ब्लड होता है। जिन्हों यहाँ पर अपने तीनों आइटम्स को मिलाकर क्राफ्टिंग स्टार्ट कर देता है, मतलब होली वाटर ऑफ लाइट बनाना स्टार्ट कर देता है और उसके सामने एक विंडो स्टार्ट होती है कि क्राफ्टिंग स्टार्ट हो गई है और उसे लोडिंग प्रोसेस भी दिखाया जाता है। लेकिन साथ में उसके सामने एक विंडो भी ओपन होती है और उसे बताया जाता है कि इस क्राफ्टिंग का प्रोसेस उसके इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। अगर उसकी वहाँ पे इंटेलिजेंस उस क्राफ्टिंग के लिए इनफ नहीं होगी तो क्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं होगा। जिस पे जिन वो सोचता है अगर ये बात मेरे को पहले पता होती तो मैं अपनी इंटेलिजेंस में बाकी सारे पॉइंट्स भी ऐड कर देता और वहीं पर काउंटिंग स्टार्ट होने लग जाती है और वहाँ पे क्राफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर हमारा जिन्वो तो जिन्वो है, उससे कहाँ कुछ गलती होने वाली है। तभी यहाँ पर हमें विंडो दिखाई जाती है जहाँ पे कि क्राफ्टिंग सक्सेसफुल लिखा होता है और वहाँ पे जिन्वो को होली वाटर ऑफ लाइफ मिल चुकी होती है, जिसे जिन्वो देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। साथ ही में यहाँ पे जिनको अपने आइटम्स की तरफ देखता है तो उसे वुड में से थोड़ा सा हिस्सा गायब होता है और यहाँ पे आयरॉनिक फोर्स की जगह पे थोड़ा सा और यहाँ पर दूसरी जगह पे जो उसका प्यूरिफाइंग ब्लड होता है वो तो पूरा कंज्यूम हो चुका होता है, जिस पे कि जिनको सोच रहा होता है अब वो दोबारा से होली वाटर ऑफ लाइफ नहीं बना सकता है। अभी यहाँ पर जिन्वू अपनी इन्वेंट्री में उस होली वाटर ऑफ लाइफ की पूरी इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब कुछ देख रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है इससे कोई भी बीमारी सही हो सकती है, मगर मेरी मॉम को इसे पूरा पीना होगा, पता नहीं वो पूरा पी भी पाएंगी या नहीं, मुझे यहाँ से सीधा जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा। तभी यहाँ पे टैंक उस ड्रैगन की बॉडी को लेता हुआ जिन्वू के पास आता है। जिन्वू यहाँ पर आयरन की तरफ देखता है और कहता है अरे वाह आयरन, तुम तो बहुत समझदार हो गए, तुम्हें तो पहले ही पता चल गया मुझे क्या चाहिए। और यहाँ पर जिन्वू उसकी ड्रैगन की बॉडी पर हाथ रख के कहता है जागो और यहाँ पर ड्रैगन की शैडो बाहर निकल जाती है, जिसे देखकर जिन्वू बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है भले ही मैं डीमंस की बॉडी में से शैडो निकाल नहीं सकता लेकिन मुझे यहाँ पे ड्रैगन मिल गया है। और तभी उसके सामने एक विंडो ओपन होती है और उसे बोला जाता है अपने ड्रैगन का नाम रखो। जिन्वू यहाँ पर सोच रहा होता है वो अपने इस ड्रैगन का नाम क्या रखे, तभी वो उसका नाम कैजल रख देता है और जिसे एजल देख के बहुत खुश हो जाती है और कहती है इसके जरिए तो हम हमारे क्लैन तक बड़ी जल्दी चले जाएंगे। जिसपे कि जिन्वू कहता है तुम्हारा क्लैन 80 फ्लोर पे है और मैं यहाँ से वापस वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे सीधा अपनी मॉम के पास जाना होगा। और बस यहीं पे हमारे इस एपिसोड की एंड होती है। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था मैं आपको बैरन से रिलेटेड एक बात बताऊंगा, तो यहाँ पर जो मेरे को लगता है ना जिन्वो का जो सिस्टम है, जो सैड ऑफ मोनार्च, जो असली सैड ऑफ मोनार्च एस बॉन्ड था, उसने जितने भी डीमंस या बाकी के जितने मॉन्स्टर को मारा है ना, वो यहाँ पे बस उन्हीं मॉन्स्टर को जिन्वो की ट्रेनिंग के लिए लेके आता है। मतलब सीधी भाषा में कहूँ तो हमें आगे के चैप्टर में पता चलेगा कि वो एस बॉन्ड जो सैड ऑफ मोनार्च रियल है उसने पहले ही डीमन मोनार्च को एक बार मार रखा है और मतलब उसको पहले मार रखा है, तो वो उन्हीं बंदों को यहाँ पे जिन्वो की ट्रेनिंग के लिए लेके आ रहा है। नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग डीमन कासल के अंदर से ही होती है जहाँ पे कि जिन्वो अपने सारे रिवॉर्ड्स को कलेक्ट कर रहा होता है और उसे वहाँ पर एक स्टोन मिला होता है जिसकी मदद से कि वो शैडो एक्सचेंज कर सकता है। और इसकी कंडीशन ये होती है अगर जिन्वो ने एक बार शैडो एक्सचेंज कर लिया तो फिर वो उसका यूज़ 3 घंटे बाद ही कर सकता है। जिन्वो यहाँ पर सोचता है ये तो बेसिकली एक टेलीपोर्टेशन की तरह ही है, बस इसमें फ़र्क ये है कि मैं अपने शैडो मॉन्स्टरों के साथ अपनी शैडो एक्सचेंज कर सकता हूँ और कहीं पर भी आ जा सकता हूँ। जिन्हों यहाँ पर अपने सभी शैडो से कहता है तुम लोगों ने आज बहुत ही अच्छा काम करा। साथ ही में वो एजल से कहता है तुम्हें वापस जाना पड़ेगा, जिसपे कि एजल कहती है तो पार्टी का क्या होगा, जिसपे जिन्वो बोलता है तुम्हारा कैजल तो 80 फ्लोर पे है और मैं बस पार्टी के लिए वापस नहीं जाने वाला हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। वो यहाँ पर एजल को बाय बोलता है और साथ ही में उसे बोलता है अगर उसे कभी मौका मिला तो वो उसे देखने के लिए दोबारा आएगा और साथ ही में वो अपनी शैडो को एक्सचेंज कर लेता है उस शैडो के साथ जिसे उसने अपने नेबरहुड में प्रोटेक्शन के लिए छोड़ा हुआ होता है। और जिन्वो देखता है कि वो सच में अपनी गली के बाहर आ गया है। साथ ही में उसके पास एक विंडो ओपन होती है जहाँ पे उसे बताया जाता है वहाँ पर एक टाइमर सी चल रही होती है जहाँ पे कि 3 घंटे का मतलब कुछ टाइम दिखाया जाता है, जिसकी वजह से जिन्वो मतलब उसे एबिलिटी को दोबारा यूज़ कर पाएगा। और यहाँ पे जिन्वो अपने काइजल को बाहर निकालता है और सीधा हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरा सीन हमें हंटर स्टेशन की बिल्डिंग का दिखाया जाता है। उस बिल्डिंग के अंदर हमें चेयरमैन मिस्टर वूजिन और बाकी के मेंबर दिखाए जाते हैं जो कि उस डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं जो कि रियोजी उनको पास छोड़ के गया होता है। वहाँ पे चेयरमैन कह रहे हैं कि रियोजी सही कह रहे थे, जापान वालों ने अच्छे से एनालाइज करा है, हम कोरिया वालों ने जितनी बार भी वहाँ पर रेड करा है वो सारी एंट अपने टनल को छोड़कर बाहर आ गई थी और वहाँ पे क्वीन अकेली रह गई थी। में चेयरमैन एक और बात नोटिस करते हैं कि जितनी बार वहाँ पर रेड के लिए गए हैं उन चींटियों ने इवॉल्व करा है, मतलब उनकी शेप में डिफरेंस आई थी, साथ में उनकी पावर पे भी। जिस पे कि चेयरमैन वूजिन से कहते हैं कितने % चांस है कि हम क्वीन को मारेंगे और उससे पहले कि वो चींटियाँ वहाँ पर नहीं जाएंगी। जिस पे कि वूजिन चेयरमैन को बताते हैं क्योंकि चींटियां वहां पर अपने मतलब सिग्नल के मदद से कांटेक्ट करती हैं एक दूसरों की, तो वहां पर रियोजी ने प्लान बनाया था कि वो ऐसे मैजिक का यूज़ करेंगे जिसकी वजह से कि उनका सिग्नल ठप हो जाएगा और क्वीन उन्हें कोई मैसेज नहीं भेज पाएंगी, तो यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि चींटियां अपनी क्वीन को बचाने के लिए आ पाएंगी।
यहाँ पे चेयरमैन बहुत ही बुरी तरीके से शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एक अजीब सी पावर महसूस हुई होती है और वो पावर किसी और की नहीं जिन्वू की ही होती है दरअसल में। और वहाँ पे वूजिन चेयरमैन से कहते हैं क्या हुआ सर, आपको कोई प्रॉब्लम है? जिस पे कि चेयरमैन कहते हैं क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ? मेरे को यहाँ पे बहुत ही अजीब सी पावर महसूस हुई है, लेकिन वो बहुत दूर है यहाँ से। साथ ही में चेयरमैन वूजिन से बोलते हैं क्या तुम्हें सांग जिन्वू के बारे में कुछ पता चला? जिस पे वूजिन कहते हैं सर हमें अभी तक उसके बारे में पता नहीं चला है, वो कहाँ पर है। और दूसरे सीन में हमें व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर और एक एस रैंक का हंटर दिखाया जाता है जिसका नाम मियांगो होता है, और वो दोनों भी यहाँ पर जिन्वू की पावर को महसूस कर पा रहे थे। पर यूइनहो मियांगो से बोलते हैं क्या तुम्हें कुछ फील हुआ? जिस पे कि मियांगो बताता है मैं भी एक एस रैंक का हंटर हूँ, क्या हुआ मैं रिटायर हो गया तो मुझे भी वो एनर्जी फील हो रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो शायद चोई चोंग और चाहिन है क्योंकि वो हमेशा शेयर के लिए लड़ते रहते हैं आपस में, तो क्या पता वो फिर से लड़ाई कर रहे हो। साथ ही में मियांगो वहाँ यूइनहो से कहता है यार तुम कभी हंस भी लिया करो, तुम ऐसे ही मुंह लटका के रहोगे तो तुम जल्दी बुढ़े होने वाले हो। और साथ ही में मियांगो उससे बोलता है क्या तुम्हें कोई जोक सुनना है? जिस पे कि यूइनहो बोलता है नहीं मुझे कोई जोक नहीं सुनना है, मुझे जोक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि यूनहो और मियांगो आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। साथ ही में यूनहो मनी मन सोच रहे होते हैं ये पहला एस रैंक का हंटर है जो बिना मतलब यहाँ पे रिटायर हो गया है, ना इसे कोई चोट लगी है ना इसे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये फिर भी पता नहीं रिटायर क्यों हो गया। बल्कि एस रैंक के हंटर तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ही बड़ा अमीर ज़्यादा हो या इसके बाप के पास बहुत पैसा हो, ये तो एवरेज फैमिली से बिलोंग करता है, फिर इसको पैसे क्यों नहीं पड़ी, इसने आके रिटायरमेंट ली तो ली क्यों। साथ ही में वहाँ पे मियांगो यूनहो से बोलता है क्या तुम सच में जेजू आइलैंड की रेड पे जाना चाहते हो? क्या तुम भूल गए पिछली बार क्या हुआ था, हमारे कितने साथी उन चींटियों के हाथों मारे गए थे? जिस पे कि यूनहो बोलता है यार मैं तभी तो वहाँ पर जाना चाहता हूँ, अब उन चींटियों के पर निकल रहे हैं और अगर मैंने उन्हें इसी तरीके से छोड़ दिया तो वो जल्दी कोरिया पर आ जाएंगे और यहाँ पर हमारे और भी साथी मारे जाएंगे, साथ में सिविलियंस की जान को भी खतरा होने वाला है। जिस पे कि मियांगो उसे हंसते हुए टोंट मारता है कि तुम्हें अपने देश से इतना प्यार कब से हो गया? जिस पे कि यूनहो उसे बोलता है मुझे तो एक पर्सनल बहाना चाहिए था उन चींटियों से लड़ने के लिए। साथ ही में मियांगो से बोलता है अगर तुम यहाँ मेरे को कन्विंस करने आए हो उस रेड के लिए तो तुम भूल जाओ, मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ, मैं अभी तक भूला नहीं हूँ पिछली बार क्या हुआ था, तो मैं वहाँ तो भूल के भी नहीं जाऊँगा। अभी यहाँ पे यूनहो मियांगो से कहता है वहाँ पे पता नहीं क्या होगा, मैं तुम्हें दोबारा देख भी पाऊंगा या नहीं। तभी यहाँ पर मियांगो अपने बारे में ही बताता है, वो कहता है मैंने टीचिंग के कोर्स के लिए अप्लाई करा है और जल्दी मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो फिर मैं कोई कॉलेज या हाई स्कूल ज्वाइन कर लूँगा टीचिंग के लिए। साथ ही में मियांगो यहाँ पे यूनहो को बताता है जब से मैं रिटायर हुआ हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो अपना नया गिल्ड खोलना चाहते हैं और वो मुझे ऑफर भी कर रहे हैं कि मैं उनके गिल्ड का कैप्टन बन जाऊँ, लेकिन मैं ऐसी जगह पे दोबारा नहीं जाना चाहता हूँ जहाँ पर मुझे दोबारा से खून खराबा देखना पड़े। मैं उस खून खराबे से दूर रहना चाहता हूँ, इसलिए तो मैंने टीचिंग कोर्स का अप्लाई करा है, मैं टीचर बनने के लिए चाहता हूँ। यहाँ पे यून वो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगते हैं और कहते हैं यार तुम तो बहुत ही अजीब इंसान हो, वियर्ड हो बिल्कुल, अगर तुम हिस्ट्री कब से पढ़ाने लग गए, तुम्हें हिस्ट्री में इतनी दिलचस्पी क्यों है? जिस पे कि वो बताता है मेरे को हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी है क्योंकि लड़ाइयों को बस किताबों के अंदर होना चाहिए और मैं बच्चों को कोरियन हिस्ट्री पढ़ाया करूँगा। वहीं दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि जिन्वू काइज़ल की मदद से हॉस्पिटल तक पहुँच चुका होता है और वो विंडो की मदद से ही हॉस्पिटल के अंदर घुस जाता है और वहाँ पर अपनी मॉम को देख रहा होता है, साथ ही में सोच रहा होता है वहाँ पे बस उसके बाद थोड़ी सी हॉली वाटर ऑफ लाइफ है और वो उसे दोबारा क्रिएट भी नहीं कर सकता है और कहीं ये वहाँ पर गड़बड़ ना कर दे। जिन्वू बोलता है उसकी मॉम को पूरी तरीके से ठीक होने के लिए इस पूरे हॉली वाटर ऑफ लाइफ को पीना होगा और क्योंकि उसकी मॉम बहुत ही सालों से सो रही हैं तो क्या पता वो पूरा ना पी पाए और अगर वो पूरा नहीं पी पाएंगी तो वो सही नहीं हो पाएंगी। साथ ही में वो सोचता है मुझे सिस्टम के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, आखिर इसी सिस्टम की मदद से तो मैं इतना ज़्यादा ताकतवर हुआ हूँ और अगर ये सिस्टम बोल रही है कि इस वाटर से सच में सारी बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं तो इससे ज़रूर मेरी मॉम भी ठीक हो जाएंगी। और ऐसा बोलते ही वो पूरा हॉली वाटर ऑफ लाइफ अपनी मॉम को पिला देता है। यहाँ पे जिन्वू की नज़र अचानक से उसकी मॉम की गर्दन की तरफ बढ़ती है जहाँ पे कि वो एक निशान देखता है और उसे अपने बचपन की याद आने लगती है जहाँ पे कि वो अपनी मॉम के बाल धोने के लिए जा रहा था और उसने गर्म पानी अपने मॉम के गर्दन पे ही गिरा दिया था और ये सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन होता है क्योंकि यहाँ पे जिन्वू की मॉम की पूरी गर्दन जल गई होती है और उस समय भी वो बस अपने बेटे के बारे में ही सोच रही होती है कहीं उसे तो चोट नहीं लगी, कहीं वो तो नहीं जल गया। और यहाँ पे जिन्वू बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, वो सोच रहा होता है यहाँ पे मेरी गलती है और मेरी मॉम मुझे डांटने के बजाय मेरे से ही पूछ रही है कि मैं ठीक हूँ या नहीं। तभी वहाँ पे जिन्वू की नज़र उसकी मॉम की तरफ पड़ती है जो कि अभी तक होश में नहीं आई होती है और जिन्वू मनी मन सोच रहा होता है मैंने तो इन्हें पूरी हॉली वाटर ऑफ लाइफ पिला दी थी मगर ये फिर भी अभी तक होश में क्यों नहीं आई है। और वहाँ पे बस मुंह लटका के बैठा हुआ होता है, अपनी मॉम से बोल रहा होता है मॉम प्लीज़ आप उठो ना, आप उठ क्यों नहीं रही हो? और फिर वहाँ पे तभी उसकी मॉम उठ के बैठ जाती है और वो बोल रही होती है क्या तुम जिन्वू हो ना? और वो उसे देख के अपनी आंखें बड़ी कर लेता है, हैरान हो जाता है बहुत ज़्यादा और वो कह रही होती है मैं कितने साल से सो रही हूँ, जिस पे जिन्वू ने बताता है 4 साल से। उसकी मॉम जिन्वू से बोलती है मैं बस 4 साल से सो रही थी और देखो तो तुम कितने बड़े हो गए हो और जिन्हा कैसी है। और जिन्वू के यहाँ काँप रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो गया होता है यहाँ पे।
तभी यहाँ पे जिन्वू की मॉम उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है, मेरे बेटे मुझे पता है कि तुम्हारे लिए कितना मुश्किल वक्त रहा, मैं बीमार हो गई और तुम्हें अकेले ही अपनी बहन की देखभाल करनी पड़ी, लेकिन मुझे तुम पे गर्व है। और तभी यहाँ पे जिन्वू बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और रोना स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ पे हमें बताया जाता है कि एक दूसरा डॉक्टर सीनियर डॉक्टर के पास जाकर उसे बताता है कि इंटरनेशनल नंबर का जो पेशेंट था वो होश में आ चुका है, जिसे सुन के वो हैरान हो जाता है और कहता है ये पहला पेशेंट है जो कि होश में आया है। और वो जूनियर डॉक्टर से पूछता है वो आखिर कौन है, जिसपे कि वो बोलता है कि वो जो एस रैंक का नया हंटर बना है सांग जिनवू, उसकी मॉम है वो। और यहाँ पे तो उस डॉक्टर की मतलब लुप लुप सी होने लग जाती है, क्योंकि जैसा हम सबको पता है एस रैंक के हंटर कानून से भी ऊपर होते हैं। और वो डॉक्टर डरते हुए कहता है उसकी मॉम अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है, होश में भी आ चुकी है, तो तुम जल्दी से उसे डिस्चार्ज कर दो और मेडिसिन लिख देना, वो अब घर जा सकती है यहाँ से। तभी वहाँ पर जिन्वू जिन्हा को लेकर भी अपनी मॉम के पास आ जाता है और उसकी मॉम उसे देख के स्माइल देते हुए कहती है, तुम तो जिन्हा हो, तुम कितनी बड़ी हो गई हो। और जिन्हा उन्हें देख के बहुत इमोशनल होकर रोने लग जाती है और भाग के उनके गले लिपट जाती है। जिन्वू यहाँ पर अपनी मॉम और अपनी बहन की तरफ देख रहा होता है और उनको इतना खुश देख के वो भी खुश हो रहा होता है और सोच रहा होता है, मेरी सारी मेहनत रंग लाई, मैंने अभी तक जितने भी मेहनत करी है, एफर्ट्स करी है, मुझे उनका रिवॉर्ड मिल चुका है। और वो वहाँ बाहर गार्डन में जाकर बैठ जाता है और अपने मोबाइल को ऑन कर लेता है। जिन्वू ने डीमन कासल के अंदर जाने से पहले मोबाइल को स्विच ऑफ कर लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था किसी को भी पता चले कि वो कहाँ जा रहा है और कहाँ पर है। जिन्वू वहाँ पर बहुत सारे कॉल्स, मिस कॉल्स और न्यूज़ को भी देखता है, जहाँ पे वो काइजल की फोटो देखता है, जहाँ की वो रात में उड़ से ऊपर ही बैठ के हॉस्पिटल जा रहा था। और वो सोच रहा होता है ये न्यूज़ वाले भी ना किसी की भी न्यूज़ बना देते हैं। यहाँ पे जिन्वू के मोबाइल पे किसी की कॉल आती है और वो कॉल किसी और की नहीं बल्कि चेयरमैन गन हिनो की होती है, जिस पे कि जिन्वू उनसे पूछता है आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो आप मेरे को कॉल करके पूछ रहे हैं, जिस पे कि गन हिनो उसे बोलते हैं, क्या तुमने अभी तक न्यूज़ नहीं देखी। और जिन्वू से सोच रहा होता है वो काइजल की बात कर रहे हैं। जिन्वू यहाँ पर उनसे माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है वो आज के बाद ध्यान रखेगा, ऐसी लापरवाही दोबारा नहीं होगी। गन हिनो को कुछ बात समझ ही नहीं आ रही होती है कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है। और तभी वो सोचते हैं इसने पक्का न्यूज़ नहीं देखी है और वो उसे सारी बात बताते हैं उस आंट के बारे में और अब तक जो भी कुछ हुआ है। यहाँ पे चेयरमैन जिन्वू से कहते हैं मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, जिस पे कि जिन्वू बताता है मैं फ्री तो हूँ मगर आपको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, मैं ही आपसे मिलने के लिए आ जाता हूँ। जहाँ पे कि चेयरमैन जिन्वू को सारी बात बता रहे होते हैं उस आंट के बारे में और उससे कहते हैं हम 4 दिन बाद जेजू आइलैंड पे रेड करने वाले हैं। चेयरमैन यहाँ पे जिन्वू से उस रेड में शामिल होने के लिए बोलते हैं और जिन्वू सोच रहा था वहाँ पर जो नॉर्मल आंट्स हैं वो भी ए रैंक की हैं, तो वहाँ पर जरूर एस रैंक के आंट्स भी होंगी और वहाँ जाके मेरा लेवल अप ही हो सकता है। लेकिन तभी उसे अपनी मॉम के बारे में याद आने लगता है कि वो अभी अभी होश में आई है और उसे उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। मगर तभी जिन्वू को यहाँ पर बहुत ही खतरनाक एनर्जी महसूस होती है और वहाँ पर गनून से बोलता है क्या यहाँ पे एस रैंक के हंटर लड़ाई कर रहे हैं आपस में। यहाँ पे गनहीन हूँ मुस्कुराते हुए जिन्वू से कहते हैं तुम्हारे सेंसर तो बहुत ही ज़्यादा तेज हैं जिन्वू, तुम्हें तो 2 मिनट में ही पता चल गया यहाँ पे क्या हो रहा है। और साथ ही में उसे बताते हैं कि हमारे एसोसिएशन की बिल्डिंग में एक जिम भी है, जहाँ पे कि सारे एस रैंक के हंटर उस रेड पे जाने से पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हमारे हंटर ही नहीं, वहाँ पर तो जापान के हंटर भी आए हुए हैं। साथ ही में गनहिनु उसे बताते हैं कि तुम्हें वहाँ पे रियोजी भी मिल जाएगा, जिसका नाम सुन के जिन्वू 2 मिनट के लिए शॉक हो जाता है और कहता है वहाँ पे गोटो रियोजी भी आया हुआ है। जिस पे कि गनहिनु बताते हैं हाँ वो एक बहुत ही अच्छा एस रैंक का हंटर है और उसके बारे में तो पूरी दुनिया ने सुन रखा है। और वहाँ पे गनहिनु जिन्वू से बोलते हैं क्या तुम हमारे जिम में उनके साथ प्रैक्टिस करना चाहोगे, और अगर तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करना है तो कम से कम विजिट ही कर लो, तुम्हें दोबारा एस रैंक के हंटर एक साथ नहीं मिलेंगे लड़ाई करते हुए और प्रैक्टिस करते हुए। तभी यहाँ पर हमें जिम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि यूनहू मार्डोंग के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है और कहीं ना कहीं इन दोनों के पास ही बीस्ट की पावर होती है। और क्योंकि दोनों ही एस रैंक के हंटर होते हैं तो दोनों ही बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। यहाँ पे मार्डोंग यूनहू से कहता है तुम यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ क्यों नहीं लगा रहे हो, तुम तो जवान भी हो, तुम अपनी बॉडी को संभाल भी नहीं सकते और तुम बीस्ट बनना चाहते हो। यहाँ पे वो दोनों फाइट कर ही रहे होते हैं, तभी चेयरमैन और जिन्वू भी आ जाते हैं, जिसपे कि फाइट को देखते हुए जिन्वू कहता है माडोंग तो यूनहू से बहुत ज़्यादा ताकतवर लग रहे हैं। लेकिन वहीं पे पीछे से चोई चोंग आते हैं और कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं मानता हूँ माडोंग अभी उससे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन एक बार यूंग ने अपनी पूरी ताकत यूज़ कर ली तो माडोंग उसके सामने कुछ भी नहीं रहेगा। वो जो उसने मार्शल आर्ट वाले कपड़े पहन रखे वो वहाँ पर माडोंग है, जो कि फेम गिल्ड का मास्टर है। चोई चोंग की ये बात सुन के जिन्वू हैरान हो जाता है और कहता है तुम कह रहे हो कि यून वो अपनी पूरी पावर नहीं दिखा रहा है, तो ऐसा आखिर कर क्यों रहा है, जबकि माडुंग तो अपनी पूरी पावर के साथ लड़ाई कर रहा है। तो यहाँ पे यूनवो को तो भी अपनी पूरी पावर के साथ लड़ाई करनी चाहिए, जिसपे कि चोई चोंग बताता है तुम बिल्कुल सही हो, उसे अपनी पूरी पावर के साथ ही लड़ाई करनी चाहिए, आखिर दुनिया को भी तो पता चले कि जापान के हंटर्स के सामने कोरिया के हंटर भी कुछ कम नहीं है। लेकिन यहाँ पे सारी मर्जी तो यूनवो की है, यूनवो तो अपने आप को बीस्ट में बदल सकता है, तुम्हें तो पता ही है वाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर अपने आप को बीस्ट में बदल सकता है और दुनिया की नज़र बस उसी के ऊपर है और वो ऐसा करना नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि लोग उसकी पूरी स्ट्रेंथ को देखें यहाँ पर।
अभी वहाँ पर हमें नीचे साइड में सारे एस रैंक के हंटर दिखाए जाते हैं जो कि वहाँ पे खड़े होते हैं, और लिटरली ना सच में इन सब के नाम ना बहुत ही ज़्यादा अजीब है, क्योंकि जैपनीज़ में एक तो इन सब के नाम है तो नाम याद करना बहुत मुश्किल है, और यहाँ पे बीरू से फाइट करने के बाद तो इनको दिखाया भी नहीं जाएगा, तो इनके नाम को रहने ही देते हैं। और वहाँ नीचे जापान से आए हुए सभी 10 रंग के हंटर होते हैं, जिसकी नज़र जिन्वू के ऊपर पड़ रही होती है, और जिन्वू भी वहाँ पर रियोजी गोटो को देखता है और चोइचोंग से पूछता है क्या वो रियोजी है, जिस पे कि चोइचोंग से बताते हैं हाँ वो रियोजी गोटो है, और वो जापान का सबसे ताकतवर एस रैंक का हंटर है। यहाँ पर एक एस रैंक के हंटर जो कि एक हीलर है, जिसकी नज़र जिन्वू के ऊपर पड़ती है, और वो हानिकावा से बोलती है वो कौन है, जिसपे कि हानिकावा बताती है वो सांग जिन्वू है, और वो अभी अभी एस रैंक का हंटर बना है। यहाँ पर रियोजी की नज़र भी उसकी तरफ पड़ती है, और वो मनी मन सोच रहा होता है ये तो एक असैसिन टाइप का हंटर लग रहा है, मगर इसकी पावर तो बहुत ज़्यादा है, और वो हानिकावा से बोलता है क्या वो एक असैसिन टाइप का हंटर है, जिसपे कि हिनाकावा कहती है नहीं वो एक मैजिक टाइप का हंटर है, मगर रियोजी कहता है मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मान सकता, वो एक असैसिन टाइप का हंटर लग रहा है, जिसपे कि हिनाकावा कहती है ऑफिशियलों से तो हमें यही पता चला था, और उसके लाइसेंस पे भी तो यही लिख रहा है। यहाँ पर रिपल गिल्ड के मास्टर भी नीचे बैठे होते हैं, और इन्हीं के गिल्ड में वो लिमसान गया था, वो कबाड़ी हंटर, वो एक नंबर का कबाड़ी, पता नहीं इसका नाम ही क्यों लेके आते हैं यार बार बार इसमें। और यहीं पर चाहन की नज़र भी जिन्वू के ऊपर पड़ जाती है। रिपर गिल्ड के मास्टर यहाँ पर सोच रहे होते हैं आखिर ये जिन्वू चेयरमैन के साथ क्या कर रहा है, इसी की वजह से लिमसान की पूरी रेपुटेशन खराब हो गई थी भाई, वो पहले से एक तो कचड़ा है, उसकी क्या रेपुटेशन ही होगी। तभी यहाँ पर चाहन भी उससे बात करना चाह रही होती है, मगर वो कुछ बोल नहीं पाती है, और यहीं पर जापान के उस हंटर की नज़र चाहन की तरफ पड़ती है, जिसने कि अपने मुंह को भी ढक रखा होता है, और वो सोच रहा होता है चाहन को भी मेरी तरह ही हंटर के स्मेल को अच्छा नहीं लगता, तो ये बिल्कुल मेरी तरह है, क्या मैं इससे बात करूं। लेकिन वो साथ में ये भी सोच रहा होता है मुझे पहले सामने से बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे हानिकावा और रियोजी बाकी के एस रैंक के हंटरों को आपस में लड़ाई करते हुए और उनकी प्रैक्टिस को देख के एनालाइज कर रहे होते हैं, जिसपे हानिकावा कहती है हमने इन्हें बहुत लड़ाई करते हुए और प्रैक्टिस करते हुए देख लिया है, और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो आप इन सबसे ऊपर उठ चुके हैं, एस रैंक के हंटर बनने वाले हैं। इस पे कि रियोजी बोलता है ऐसी बात नहीं है, कोरिया के हंटर भी कुछ ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, ये भी अच्छे खासे ताकतवर है, और वैसे भी इतने बुरे भी नहीं है। तभी वहाँ पे कोरिया के टॉप 5 गिल्ड में से एक गिल्ड का मास्टर वहाँ पर आ जाता है, और हानिकावा को कहता है रियोजी क्या बोल रहा है, मुझे ट्रांसलेट करके बताओ, तुम एक ट्रांसलेटर से ज़्यादा वैसे भी कुछ नहीं हो। यहाँ पे हानिकावा उन दोनों से कहती है आखिर तुम लोग हो कौन, मेरे दिमाग मत खराब करो, यहाँ से चले जाओ। जिस पे कि उसका वाइस मास्टर बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और कहता है क्या तुमने इनका नाम नहीं सुना है, ये पार्क है, कोरिया के टॉप 5 गिल्डों में से एक गिल्ड के मास्टर हैं, ये गीजा डैंग गिल्ड के मास्टर हैं, ये पार्क चोंग सू। यहाँ पे हिनाकावा उनका मजाक उड़ाते हुए कहती है मुझे नहीं पता ये कौन है, मैं तो उसका नाम पहली बार सुन रही हूँ। जिसपे कि उसका वाइस मास्टर चिल्लाते हुए कहता है मेरे मास्टर एक ए रैंक के हंटर है, शायद इस वजह से तुमने इनका नाम नहीं सुन रखा होगा, लेकिन ये फिर भी ए रैंक के में भी सबसे ज़्यादा ताकतवर ए रैंक के हंटर है। और हिनाकावा यहाँ पर उनका फिर से मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कौन सा सुसु हो तुम, क्या तुम भी जेजू आइलैंड के उसमें जा रहे हो, मैंने तो सुना था कि बस एस रैंक के हंटर ही वहाँ जाएंगे, और तुम तो एक ए रैंक के हंटर ही हो, तुम वहाँ पे मर भी सकते हो। यहाँ पे उसका वाइस मास्टर फिर से उसे कहता है हाँ ये भी वहाँ पे रेड में हिस्सा लेंगे, और इन्हें डिफेंस का सिस्टम संभालने के लिए रखा गया है। जिसपे कि हानिकावा कहती है अच्छा हुआ तुम्हें बस छोटे कामों के लिए रखा हुआ है, मेन काम के लिए तो नहीं रखा तुम्हें। जिसपे कि रियोजी उसे कहता है तुम इन सबसे ऐसे बात मत करो, यहीं रुक जाओ। पार्क यहाँ पे हिनाकावा का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है आखिर हो तो तुम एक ट्रांसलेटर ही जो अपने मास्टर के पीछे पीछे घूमती रहती है, तो अपने मास्टर की बात मानो। जिसपे कि हिनाकावा कहती है तो तुम कंफर्म करना चाहते हो मैं कौन हूँ, मैं एक जापान की ए रैंक की हंटर हूँ, मैं बस एक ट्रांसलेटर ही नहीं हूँ। यहाँ पे हानिकावा तुरंत ही अपने कोट को नीचे उतार देती है और कहती है क्यों ना हम दोनों के बीच में एक फाइट हो जाए, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कहीं एक तुम ट्रांसलेटर से हार जाओ। जिस पे कि पार्क कहता है तुम कहीं ज़्यादा ही हवा में तो नहीं उड़ रही हो, तुम हम कोरिया के हंटर को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ रही हो। जिस पे कि हानिकावा कहती है तुम आखिर हो तो एक ए रैंक के हंटर ही और मैं भी एक ए रैंक के हंटर हूँ, तो क्यों ना हमारे बीच में एक बैटल हो जाए, क्या हुआ कहीं तुम डर तो नहीं रहे हो कि तुम एक ट्रांसलेटर से हार जाओगे। जिनवो और चोइचोंग भी उन दोनों को ऊपर आपस में बाता बहस करते हुए देखते हैं, और जिनवो कहता है इन दोनों के बीच में जल्दी लड़ाई होने वाली है, और चोइचोंग कहता है हाँ हम मजे लेंगे यहाँ पे। और तभी वहाँ पर नीचे पार्क हानिकावा से कहती है तो तुम मेरे से लड़ना चाहते हो तो चलो एक बैटल हो ही जाए, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली फाइट नहीं करेंगे, तो चलो मैं तुम्हें रूल बता देता हूँ। पार्क हानिकावा से कहता है तो रूल ऐसे होंगे जो कोई भी पहले वृष्ट को पकड़ लेगा अपने अपोनेंट की वो जीत जाएगा। और यहाँ पे हानिकावा शौक हो जाती है और कहती है तो बहुत ज़्यादा ही चालाक है, इसने जानबूझ के ऐसे रूल बनाए, अगर मैं इसे डायरेक्टली पंच मारूंगी तो ये मेरे वृष्ट को पकड़ लेगा और मैं हार जाऊंगी। यहाँ पे पार्क बहुत ही चालाक होता है और अब वो अपने दोनों हाथों को अपनी दोनों पॉकेट के अंदर डाल लेता है, और जिसको देख के वहाँ पे हिनाकावा शौक हो जाती है और कहती है क्या तुम रेडी हो फाइट के लिए, तुम ऐसे ही लड़ने वाले हो। और पार्क से फिर से टोंट मारता है कि तुम्हारे लिए मेरे को अपने हाथों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है,
ये बात सुन के हिनाकावा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने फुल स्पीड के साथ वहाँ पे पार्क के ऊपर अटैक करने लगती है। भले ही यहाँ पे पार्क एक ए रैंक का हंटर है, लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा तेज़ है और उसके सारे मूवों को खड़े खड़े डॉज कर रहा होता है। और जैसे ही हिनाकावा उसको एक स्लैप मारने के लिए जाती है, यहाँ पे पार्क अपने मतलब पैरों को ऊपर कर लेता है और कहता है तुम डरो मत, मैं तुम्हें किक नहीं मार रहा, मैं तो तुम्हें बस पीछे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हिनाकावा पीछे हो जाती है और कहती है मुझे नहीं पता कोरिया में ऐसे बिहेवियर को क्या कहते हैं, लेकिन जापान में तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तुमने तो किक मारने के चक्कर में अपनी पूरी पैंट फाड़ लिया। और यहाँ पे पार्क जैसे अपने पैंट की तरफ देखने लगता है, हिनाकावा उस पर अटैक करने के लिए जाती है, कहती है यही अच्छा मौका है, मैं इस पर अटैक कर सकती हूँ अभी। और जैसे ही यहाँ पे हानिकावा उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे होती है, वहाँ पे पार्क अपना दिमाग लगाता है और तुरंत ही उसके ब्रिस्ट को पकड़ लेता है। और इस तरीके से पार्क तो ये मैच तो जीत ही चुका होता है और वो फिर से हानिकावा को टोंट मारने लगता है। हानिकावा से कहता है आखिर ट्रांसलेटर की जॉब करते करते तुम आखिर स्लो हो ही गई, तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो, तुम्हें क्या लगा तुम इतनी कम स्पीड के साथ मेरे को हराने होगी। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि कोरिया के अंदर मिस्टर वूजिन और पार्क ये दोनों सबसे ज़्यादा अच्छे और बेहतर, सबसे तेज और सबसे ताकतवर ए रैंक के हंटर है। मतलब अगर ए रैंक के हंटरों के बीच में फाइट हो तो पार्क और मिस्टर वूजिन बड़े आराम से यहाँ पे जीत जाएंगे। और शायद इसीलिए चेयरमैन ने उसे अलाउ कर दिया होगा जेजू आइलैंड की रेड में हिस्सा लेने के लिए, हो सकता है। और वो इतना तेज भी है तो वो बड़ी आसानी से डिफेंस सिस्टम को कंट्रोल भी कर सकता है। और साथ में मैं आप सबको एक बीरू के बारे में भी एक बात बताता हूँ। बहुत से लोग मतलब सोच रहे होंगे कि बीरू जो है वही उस टेंजिन का बॉस होगा, तभी मतलब वो इतना ज़्यादा ताकतवर है ये वो। मगर जो सच बात है ना, वो उस टेंजिन का बॉस है ही नहीं, बल्कि वो तो एक सोल्जर है, मतलब जनरल के रूप में है, मतलब उस बॉस का। आंट की ना हमेशा ना एक क्वीन होती है, तो वहाँ पर भी उस टेंजिन के अंदर एक क्वीन है जिसको इन समय लोगों ने मारने का प्लान बनाया था कि जापान के हंटर मतलब सारे आंट्स को टनल से बाहर निकालेंगे और कोरिया के हंटर उसको जाके मतलब क्वीन को मार देंगे। और जैसे ही उस क्वीन को पता चलता है कि सारे हंटर प्लानिंग करके उसको मारने के लिए आ रहे हैं, तो वहाँ पर वो बीरू को क्रिएट करती है, मतलब अंडे के अंदर से। वो अंडे ही तो दे रही होती है, वहाँ पर बैठ के बस सारे हंट उसमें से निकल रहे होते हैं। तो वो बीरू को क्रिएट करती है ताकि वो उसके एम्पायर की रखवाली कर सके एक जनरल के रूप में। और हम इसे नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिर वो बीरू को बनाती कैसे और हमारा जिन्वो यहाँ पे उस बीरू को मारेगा कैसे, क्योंकि जिन्वो ने तो यहाँ पे जेजू आइलैंड पे जाने से ही मना कर दिया है। तो आखिर जिन्वो जेजू आइलैंड पे पहुंचेगा कैसे, तो इन सभी राजों पे से पर्दा उठेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो सीधा मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना।